हेलो। राजपूतों के वंश के बाद जो आज हमारा टॉपिक है वो है राजपूत कालीन संस्कृति। अर्थात राजपूतों की संस्कृति कैसी रही है, उनका समाज कैसा रहा है, उनकी शासन व्यवस्था कैसी रही है, आज हम उसका अध्ययन करेंगे। अगर राजपूत युगीन संस्कृति में हम सबसे पहले देखते हैं तो हमको उनकी शासन व्यवस्था पर चलना पड़ेगा कि उनकी शासन व्यवस्था किस रूप में उस समाज में व्याप्त रही है या संचालित थी। राजपूत युगीन भारत में हम देखते हैं तो राजनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टि दोनों रूपों से भारत में एक परिवर्तन दिखाई पड़ता है। शासन के क्षेत्र में सामंतवाद का पूर्ण विकास इसी काल में हुआ था, अर्थात जो सामंतवाद का उदय हुआ था वो राजपूत काल में ही हुआ था। हम देखते हैं तो पाते हैं कि राजपूतों का संपूर्ण राज्य अनेक छोटी छोटी इकाइयों में विभक्त था। प्रत्येक जागीर का प्रशासन एक सामंत के हाथ में रहता था और यह सामंत राजा के कुल से ही संबंधित व्यक्ति होता था। इसके अंतर्गत सामंत, महासामंत, महाराज, महासामंत, अधिपत, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, महामांडलिक आदि ऐसी उपाधियों को धारण किया जाता था। 12वीं शताब्दी की रचना अपराजिता में महामंडलेश्वर, मांडलिक, महासामंत, सामंत, लघु सामंत, चतुरंशिक जैसी विविध सामंतों का उल्लेख मिलता है। तो जो हमें सामंतों का उल्लेख मिलता है वो 12वीं शताब्दी की जो रचना है अपराजिता उससे मिलता है और उसमें सामंतों के कई कोटियों को बताया गया। ये जो सामंत थे इसमें ये सभी सामंत 1,50,000, 20,000, 10,000, 5,000 और 1,000 गांवों के स्वामी होते थे। चौहान शासक पृथ्वीराज और कलचुरी वंश के शासक लक्ष्मीकर्ण या कर्ण तथा चालुक्य शासक कुमारपाल के शासन में हमको क्रमशः 150, 136 और 72 सामंतों का उल्लेख मिलता है। चौहान काल में पृथ्वीराज के शासन में हमें 150 सामंत का उल्लेख मिलता है। कलचुरी शासक कर्ण के समय में 136 सामंत का उल्लेख मिलता है और चालुक्य शासक के समय में 72 सामंत का हम उल्लेख पाते हैं। अर्थात इनके शासन में इतने सामंतों की संख्या रही। राजपूत शासक अपनी प्रजा पर सीधे शासन ना करके सामंतों पर ही शासन करते थे। सामंतों के पास उस समय अपने न्यायालय होते थे, अपनी मंत्रिपरिषद होती थी और अपने लेखों में वो सम्राट के नाम का उल्लेख करते थे। समय समय पर राज दरबार में उपस्थित होकर के सम्राट को उपहार आदि प्रदान करते थे। राज्याभिषेक के अवसर पर इनकी उपस्थिति विशेष रूप से मानी जाती थी। सामंतों के पास उस समय अपनी अलग अलग सेना होती थी और आवश्यकता पड़ने पर उनके नेतृत्व में वो राज्य की सेना में शामिल होते थे। कुछ ऐसे भी शक्तिशाली सामंत दिखाई पड़ते हैं जिनके अधीन कई छोटे उपसामंत रहते थे। छोटे सामंत राजा, ठाकुर या भोक्ता की उपाधियों को धारण करते थे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं तो राज्य की वास्तविक शक्ति और सुरक्षा की जो जिम्मेदारी थी वो सामंतों के ऊपर ही निर्भर रहती थी।
सामंतों में राजभक्ति की भावना बड़ी प्रबल होती थी और अपने स्वामी सम्राट के लिए वो सर्वस्व बलिदान करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। सामंतों की हमने देखा कि जब संख्या में बढ़ोतरी हुई तो सामान्य जनता का जीवन कष्टमय होता चला गया, क्योंकि वो जनता से मनमाना कर वसूलते थे, उनका मनमाने ढंग से शोषण करते थे। तो हम देखते हैं कि इस समय के जो शासक थे या सामंत थे वो निरंकुश होते चले गए थे, अर्थात वो निरंकुश होना अब प्रारंभ हो गए थे। राजा सर्वोपरि होता था, लेकिन इसके बाद भी वो मनमाने ढंग से सामंत कार्य करते थे। प्रत्येक शासक या प्रत्येक राजा अपने कुल और परिवार के व्यक्तियों को ही ऊंचे पदों पर आसीन कराता था। साधारण जनता जो है उस समय शासन के कार्यों में लाभ नहीं ले सकती थी या भाग नहीं ले सकती थी, और राजनीतिक विषयों के प्रति सामान्य जनता उदासीन रहती थी। राजपूत काल में हम देखते हैं तो राजा को देवत्व का प्रतीक माना गया था, अर्थात उसको भगवान जैसा मानते थे। और राजपूत काल में जो राजतंत्र था वो आनुवंशिक हिसाब से चलता था, अर्थात एक के बाद दूसरा उसी के घर का मेंबर राजा बनता था। तो हम देखते हैं कि अब सम्राट की जो सफलता थी या जो शासन की सफलता थी वो सम्राट की व्यक्तिगत योग्यता पर निर्भर रहती थी। वांशिकता में, अगर अनुवांशिकता में वो योग्य था तब तो शासन अच्छा चलाता था, लेकिन अगर अयोग्य होता था तब भी वो राजा बनता था, लेकिन फिर शासन अच्छे ढंग से नहीं चलता था। इस काल में आप देखते हैं तो पाएंगे कि शासक के निर्बल होने पर सामंत लोग मनमाना आचरण करते थे और केंद्रीय जो शासन व्यवस्था थी वो शिथिल पड़ जाती थी। राजपूत प्रशासन व्यक्तिवाद को ज्यादा प्रोत्साहित करता था। राजपूत युग में मंत्री परिषद का जो महत्व था वो घट चुका था। उस समय के ग्रंथों को अगर हम देखते हैं तो उसमें मिलता है कि सम्राट अपने मंत्रियों के परामर्श की उपेक्षा भी करता था। प्रबंध चंद्रोदय जो पुस्तक है उसमें मंत्रियों को स्वेच्छाचारी शासकों के सामने असहाय बताया गया है। प्रबंध कोश पुस्तक भी ये बताता है कि कन्नौज का शासक जयचंद एक शूद्र स्त्री के प्रभाव में आकर के अपने मंत्रियों की बात को नहीं मानता था। इसी प्रकार से प्रबंध चिंतामणि में परमार का जो शासक था मुंज, वो भी अपने प्रधानमंत्री रुद्रादित्य की सलाह को नहीं मानता था और उसके परामर्श के विपरीत चालुक्य शासक तैलप द्वितीय से युद्ध करता है। तो इस काल में शासक और मंत्रियों के बिगड़ते हुए संबंधों और उनके कारणों पर अगर हम देखते हैं तो कुछ इतिहासकारों ने विस्तृत प्रकाश डाला है और अपनी निरंकुश प्रवृत्ति, शौर्य भावना और सामंतों के बढ़ते प्रभाव के कारण इस युग के शासक अपने मंत्री और उनके परामर्श की अवहेलना करते हुए पाए गए। राजपूत युग के ग्रंथों में राजाओं द्वारा मंत्रियों को दंडित करने की भी बात का उल्लेख मिलता है। प्रबंध चिंतामणि और 10 कुमार चरित्र में ये मिलता है कि राजा अपने मंत्रियों के नाक कान काट लेते थे अथवा उन्हें अंधा कर देते थे। तो इस प्रकार से राजपूत काल में शासक और उनके मंत्रियों के बीच जो संबंध था वो कटुतापूर्ण हो गया था। मंत्रियों का अयोग्य और अनुवांशिक होना भी इसका एक बहुत बड़ा कारण माना गया, क्योंकि मंत्रियों का भी पद जो था वो आनुवंशिक पद्धति पर चलता था और उसमें भी कभी कभी अयोग्य उत्तराधिकारी आ जाते थे। मंत्रियों का जो स्थान था
वो नियमित रूप से अब नौकरशाही ने ग्रहण कर लिया था। उस समय के अभिलेखों में कायस्थ नामक अधिकारियों का भी उल्लेख मिलता है और अधिकतर यह पदाधिकारी ब्राह्मण जाति से ही चयन किए जाते थे। अब इस काल में अगर हम देखते हैं तो राज्य की आय का जो प्रमुख स्रोत था वो भूमिकर था और भूमि की स्थिति के अनुसार उससे तीसरे से लेकर के 12वें भाग तक का कर वसूला जाता था। उद्योग और वाणिज्य कर भी राज्य का आय का एक साधन था। वाणिज्य और उत्पादित वस्तुओं पर भी कर लगाए जाते थे। आपातकाल में राजा प्रजा से अतिरिक्त कर वसूलता था। कुलीन और सामंतों द्वारा प्राप्त उपहार और युद्ध से लूटा हुआ सामान राजकोष में रखा जाता था। कर ग्राम पंचायतों से इकट्ठा किया जाता था और ग्राम पंचायतें केंद्रीय शासन से प्रायः स्वतंत्र होकर के अपना कार्य करती थी। इस काल में दीवानी और फौजदारी के मुकदमों का फैसला भी स्थानीय ग्राम पंचायत के द्वारा किया जाता था। तो ये जो था ये राजपूत काल की शासन व्यवस्था रही है। इसके बाद हम राजपूत काल की सामाजिक व्यवस्था पर चलते हैं कि उस समय की सामाजिक व्यवस्था कैसी रही है। तो राजपूतों की सामाजिक व्यवस्था को जब आप देखते हो तो आप पाते हो कि राजपूत युगीन समाज वर्ण और जातियों के जटिल नियमों के आधार पर शासित था और इस समय जात प्रथा की कठोरता बढ़ गई थी। हिंदू समाज की ग्रहणशीलता और सहिष्णुता के कम हो गई थी और परंपरागत 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ग के अतिरिक्त अब समाज में अनेक जातियां और उपजातियां पैदा हो गई थी। कल्हड़ की राजतरंगड़ी में 64 जातियों या 64 उपजातियों का उल्लेख मिलता है। अब इस काल तक आते आते अनेक जातियां अछूत समझी जाने लगी थी और उन्हें गांव और नगर के बाहर निवास करने को बाध्य किया जाता था। ब्राह्मणों को सदा की तरह इस युग में भी प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त था और वो राजपूत शासकों के मंत्री नियुक्त किए जाते थे या उनके सलाहकार बनाए जाते थे। इस काल में अधिकांश ब्राह्मण अध्ययन, यज्ञ और तपस्या में अपना जीवन व्यतीत करते थे। उनके पास ज्ञान का अथाह भंडार होता था। उनका सामाजिक जीवन अत्यंत पवित्र समझा जाता था। वे मांस और मदिरा का सेवन नहीं करते थे। क्षत्रिय जाति के लोग इस काल में युद्ध और शासन का काम करते थे। इस काल में राजपूत या क्षत्रिय उच्च कोटि के योद्धा होते थे। उनमें साहस, आत्मसम्मान, वीरता और स्वदेश भक्ति की भावनाएं कूट कूट करके भरी रहती थी। अपने जीवन के अंतिम समय तक ये लोग अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते थे और शरणागत की रक्षा के लिए चाहे शरणागत भयंकर या जघन्य अपराधी ही क्यों न रहा हो, उसकी रक्षा, शरण में आए हुए व्यक्ति की रक्षा वो अपना परम कर्तव्य समझते थे। लेकिन इन गुणों के साथ इस काल में राजपूतों में मिथ्याभिमान, अहंकार, व्यक्तिगत द्वेष भावना, संकीर्णता आदि दुर्गुण भी उत्पन्न होने लगे थे। वैश्य जाति के लोग इस काल में व्यापार का काम करते थे और धन जो है इस समय ब्याज या सूद पर उधार देते थे। शूद्र वर्गाकार कृषि, शिल्पकारी और अन्य वर्णों की सेवा पर निर्भर था। वैश्य और शूद्र जात के लिए
इस काल में वेद अध्ययन और मंत्र के उच्चारण का अधिकार नहीं था। राजपूतों के पूर्व मध्यकालीन समाज में हम देखते हैं तो एक जो महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है वो वैश्य वर्ण की सामाजिक व्यवस्था का पतन होता है और इस समय उनको अब शूद्रों के साथ समेट दिया जाता है। इसका जो मुख्य कारण है इस काल के 650 से 1000 ईस्वी में हुए व्यापार और वाणिज्य के ह्रास को माना गया, जबकि इसके विपरीत शूद्रों का अब कृषि के साथ संबंध जुड़ जाने के कारण उनकी सामाजिक स्थिति जो है पहले से बेहतर होती है। शूद्र कृषकों के रूप में अब वैश्यों का स्थान ग्रहण कर लेते हैं और अब वो व्यापारी के भी छोटे छोटे काम करने लगते हैं। हम देखते हैं तो पाते हैं कि राजपूत काल में निम्न श्रेणी के वैश्य शूद्रों के साथ संयुक्त हो जाते हैं, लेकिन 11वीं शताब्दी में व्यापार और वाणिज्य की प्रगति होने पर वैश्यों की स्थिति में पुनः सुधार आता है और वो समृद्धशाली होने लगते हैं। कुछ वैश्य इतने समृद्धशाली होते हैं कि उनकी गणना सामंत और जमींदारों में की जाती है। इस काल में सामाजिक परिवर्तन का प्रभाव हम देखते हैं तो सबसे ज्यादा वर्ण व्यवस्था पर पड़ता है। 11वीं और 12वीं शताब्दी के भारत में समाज में जाति और रूढ़ियों के विरुद्ध आवाज उठाई गई। जैन आचार्यों ने, शाक्त तांत्रिक लोगों ने, उनके संप्रदाय ने, उनके अनुयायी लोगों ने, चवार्क मत के जो पोषक होते थे उन लोगों ने जाति प्रथा को चुनौती दिया था और कर्म की महत्ता को आगे बढ़ाया था। जाति प्रथा के विरोध के पीछे निम्न वर्गों की आर्थिक स्थितियों में सुधार होना भी इसका एक महत्वपूर्ण कारण रहा है। राजपूत काल में हम देखते हैं समाज में तो महिलाओं को सम्मानित स्थान मिला हुआ था। राजपूत शासक अपनी पत्नियों से प्रेम करते थे और उनकी मान मर्यादा और सतीत्व की रक्षा के लिए वो अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार रहते थे। राजपूत कुलों में इस समय स्वयंवर द्वारा विवाह होने की प्रथा चालू हो गई थी और कन्याएं अपना वर स्वयं चुनती थी। हम देखते हैं तो मिलता है कि अब समाज में अंतरजातीय विवाह या अनुलोम विवाह होने लगे थे और पश्चिम भारत में ब्राह्मणों द्वारा क्षत्रिय कन्याओं के साथ विवाह के कुछ उदाहरण मिलते हैं। विवाह जो है अब कम उम्र में प्रारंभ हो गया था, बाल विवाह का प्रचलन प्रारंभ हो गया था। तो हम देखते हैं कि राजपूत काल में बाल विवाह का प्रचलन प्रारंभ हुआ था। इस काल में कुलीन वर्ग कई पत्नियों को रखते थे। समाज में स्त्रियों में जौहर और सती प्रथा प्रारंभ हो गई थी और जौहर के अंतर्गत वो अपने को विदेशी आक्रांताओं के हाथ में आने से बचाने के लिए राजपूत महिलाएं सामूहिक रूप से अपने प्राण को त्यागती थी। जबकि सती प्रथा में हम देखते हैं तो पाते हैं कि पति की मृत्यु के पश्चात वो चिता बना करके उसमें जल जाती थी। समाज की उच्च वर्ण की महिलाओं को पर्दा प्रथा में रखा जाता था। इस काल में विधवा महिलाओं को घृणा की दृष्टि से देखा जाता था और उनका दर्शन अशुभ माना जाता था। उनके सिर के बाल कटा दिए जाते थे। हम देखते हैं तो बाल विवाह के कारण इस काल में लड़कियों या कन्याओं की शिक्षा का ह्रास हुआ था। लेकिन कुछ ऐसे शासक मिलते हैं जिनके द्वारा
कन्याओं को प्रशासनिक और सैनिक शिक्षा दी जाती थी। चालुक्य वंश में विजय भट्टारिका जो कि 7वीं शताब्दी की रही है और कश्मीर की 2 महिलाएं सुगंधा और दिद्दा ने जो कि 10वीं शताब्दी की रही हैं, इनके द्वारा कुशलता पूर्वक शासन का संचालन किया गया था। चालुक्य शासन में अनेक स्त्री गवर्नर और पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं। राजपूत काल की कुछ महिलाएं विदुषी भी पाई गई हैं, जैसे कि राजशेखर की पत्नी अवंत सुंदरी एक विदुषी महिला रही है। इसी काल में मंडन मिश्र की पत्नी भारती ने शास्त्रार्थ में उस समय के प्रख्यात दार्शनिक शंकराचार्य को पराजित किया था। तो इस काल में देखते हैं तो व्यवस्थाकारों ने स्त्री को संपत्ति संबंधी भी अधिकार प्रदान किए थे। अलबर्नी के विवरण से पता चलता है कि स्त्रियां पर्याप्त शिक्षित होती थी और सामाजिक जीवन में, सार्वजनिक जीवन में वो सक्रिय भाग लेती थी। कन्याएं संस्कृत लिखना, पढ़ना और समझना जानती थी। इस काल में वो संस्कृत, नृत्य और वाद्य कला में निपुण होती थी। राजपूतों को घुड़सवारी और हाथियों की सवारी का विशेष शौक होता था। आखेट में भी उनके द्वारा रुचि ली जाती थी। मदिरापान, दूध कीड़ा, अफीम आदि का सेवन इस समय दुर्व्यसन के रूप में अत्यधिक प्रचलित हो गया था। तो राजपूतों की यह सामाजिक और शासन व्यवस्था का अध्ययन हमने आज की इस वीडियो में किया है। अगले वीडियो में हम राजपूत काल की आर्थिक स्थिति के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।